Assalamu alaikum, class 7. Hope you will be fine. Students, here is your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture, we have discussed about the naming of cats in detail, and we have finished the reading of the naming of cats and completed the words and their meanings. And now today we will start our exercise A, understanding the poem. Understanding the poem. एक्सरसाइज ए अंडरस्टैंडिंग द पोएम, इसका पार्ट नंबर 1 हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर हमने आज कंप्लीट करने हैं अपने, और बाकी इसके एक्सरसाइज बी और सी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. वाई डज द पोएट से दैट रीडर मे थिंक ही इज़ क्रेजी. पोएट के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि लोग उसे क्यों कहेंगे कि वो एक क्रेजी है या एक मैट है. द पोएट सेज दैट द रीडर माइट थिंक that he is crazy when he tells that a cat must have 3 different names. वो कह रहा है कि लोग मेरे बारे में इसलिए सोचेंगे कि मैं क्रेज़ी हूँ जब मैं उन्हें बताऊँगा कि ये बताऊँगा कि एक कैट के 3 मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होने चाहिए. नंबर बी देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव. फर्स्ट टाइप ऑफ नेम क्या है जो कि एक बिल्ली का होना चाहिए या एक कैट का होना चाहिए. द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम इज़ दैट अ कैट शुड हैव is the name that the family use every day. The first type of name that a cat should have is the name that the family use every day. कि पहली टाइप का नेम वो होना चाहिए जो कि उस कैट की फैमिली एवरी डे उस नेम को यूज़ कर सके. नंबर सी देखिए, व्हाट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव. सेकंड टाइप ऑफ जो नेम है वो क्या है जो कि एक कैट का होना चाहिए. द सेकंड टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव इज़ अ पर्टिकुलर नेम डैट इज़ डिग्निफाइड. एक ख़ास किस्म का उसका नेम होना चाहिए जो कि डिग्निफाइड होगा, जो कि उसके लिए मोज़ेस भी होगा, जिसकी वजह से उसको इज़्ज़त भी मिलेगी. नंबर डी क्वेश्चन है हमारा जी, हाउ मैनी फीमेल नेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइप डज द पोइट सजेस्ट. पोइट ने पहली किस्म के जो फीमेल नेम्स हैं वो कितने नेम्स सजेस्ट किए. मीन्स जो उसने ऑर्डिनरी नेम्स सजेस्ट किए उसमें उसने कौन से फीमेल नेम्स सजेस्ट किए थे. He suggests only 2 female names of the first type. In the second list, Electra and Demeter. उसने Electra and Demeter 2 female names हैं जो उसने डिस्कस किए थे. Which fancier names does the poet suggest? Poet ने कौन से fancier name सजेस्ट किए थे. मीन्स उसके कहने के मुताबिक कुछ नेम ऐसे थे जो फैंसियर हैं, बहुत अच्छे हैं और जिनकी साउंड स्वीटर भी हो सकती है. The fancier names that the poet suggests are Plato, Admetus, Electra and Demeter. नंबर एफ देखिए जी, इन वट वे विल अ कैट बी एबल टू बिहेव इफ़ ही इज़ गिवन अ नेम डैट इज़ पर्टिकुलर. अगर उसको एक ख़ास किस्म का नाम दे दिया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी या करेगा. अ कैट विल बी एबल टू कीप हिज टेल परपेंडिकुलर. वो अपनी टेल को परपेंडिकुलर रखेगी या रखेगा. स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स एंड चेरिश हिज प्राइड इफ़ इट हैज़ अ नेम ऑफ दिस काइंड. अगर उसका एक ख़ास किस्म का नाम होगा तो उसमें जो ये क्वालिटीज़ हैं ये पाई जाएंगी कि वो क्या करेगी, अपनी टेल को परपेंडिकुलर रखेगी, अपनी विस्कर्स को स्प्रेड आउट रखेगी, और जो उसका प्राइड है उसको वो चेरिश करेगी, उसको फील आउट करेगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर जी देखिए, व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ नेम दैट द कैट मस्ट हैव, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 टाइप्स. उसका जो थर्ड टाइप ऑफ नेम है वो क्या है जो कि एक कैट का होना चाहिए और ये दूसरे 2 नामों से डिफरेंट कैसे है. The third type of name is one that only the cat knows. Third type of name वो है जो सिर्फ एक बिल्ली जानती है. It is different because human will never discover what it is. ये डिफरेंट इसलिए है कि कोई भी इंसान या कोई भी इंसानी रिसर्च इसके बारे में दरियाफ्त नहीं कर सकती. क्वेश्चन नंबर एच है जी, When a cat is in profound meditation, what is it thinking about? कि जब कैट एक profound meditation में है, गहरी सोचो विचार में है, तो वो क्या सोच रही होती है. When a cat is in profound meditation, जब कोई भी कैट किसी profound या profound meditation में होती है, it is thinking about the thought of his name. तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम के बारे में सोच रही होती है. जो उसकी थॉट्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अपने नाम के बारे में होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए यहाँ तक. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज बी है, इसको हम डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स. हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज बी का, इसमें हमारे पास आ रहा है जी सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स गिवन इन ईच ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं और 5 ग्रुप्स में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो हमने ये बताना है कि इन तमाम वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास वर्ड आ रहा है जी हार्ड, डिफ़िकल्ट, अनमैनेजेबल और डिमांडिंग। हार्ड का मतलब है हमारे पास नॉट सॉफ्ट, डिफ़िकल्ट नॉट ईजी, अनमैनेजेबल अनस्किल्ड और डिमांडिंग का मतलब है हमारे पास रिक्वायरिंग एफर्ट। नंबर बी वाले ग्रुप में देखिए हॉबी, गेम, पास टाइम, एक्टिविटी। हॉबी का हमारे पास आ रहा है जी स्पेयर टाइम एक्टिविटी एंड गेम अम्यूजमेंट एक्टिविटी, पास टाइम इंजॉयबल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी है जी समथिंग डन फॉर प्लेयर। नंबर सी देखें जी, इसमें हमारे पास आ रहा है पेक्यूलर, अनयूजुअल, स्पेसिफिक, करैक्टरिस्टिक्स। नंबर सी में जो हमारे पास वर्ड है फर्स्ट पेक्यूलर, इसका मतलब है जी क्यूरियस, अनयूजुअल है नॉट नॉर्मल, स्पेसिफिक पार्टिकुलर और करैक्टरिस्टिक होता है स्पेशल क्वालिटी होना। नंबर डी ग्रुप में देखें ऑक्यूपाइड, इंगेज्ड, कमिटेड, एम्प्लॉयड। ऑक्यूपाइड का मीनिंग है हमारे पास फील्ड, एंगेज का है बिजी, कमिटेड का है ऑब्लिगेटेड और एम्प्लॉयड का है टू यूज़। नंबर ई देखिए हमारे पास जो ग्रुप आ रहा है उसमें जो वर्ड है लव, एडोर, चेरिश और यार्न। लव का मतलब है स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, एडोर लव इंटेंसली, चेरिश केयर फॉर एंड यार्न का हमारे पास आ रहा है जी टू फील स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ए में से पार्ट 1 हमारे पास शामिल है और एक्सरसाइज बी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ रही है जी एक्सरसाइज नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास सिमिलीज। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, इट इज़ नाउन एज अ सिमिली। अ सिमिली इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। वो कहते हैं कि जब हम एक वर्ड को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ तो हम लाइक और एज को यूज़ करते हैं, और लाइक और एज को यूज़ करके जिन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं उनको हम सिमिली कहते हैं। मीन कि एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं लाइक और एज को यूज़ करते हुए, तो इसको हम सिमिली कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये सिमिली इज़ ए फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। सिमिली है जो ये चीज़ों को कंपेयर करने की एक शक्ल है। पेज नंबर 42 पे आज है, यहाँ पे हमें दिया गया है द पोएम कंटेन्स अ सिमिली। हमारे पोएम में भी सिमिली मौजूद थी। फॉर एग्जांपल एज मैट एज अ हैटर, इस सच से पागल होना जैसा कि एक हैटर होता है, हैट बेचने वाला। इसका हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद कलरफुल सिमिलीज ऑफ योर ओन। हमने खुद से सिमिलीज ऐड करके तो इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर ए वाले वर्ड में हमारे पास जो सिमिली आएगी वो है क्रिस्टल। नंबर बी वर्ड में जो हमारे पास आंसर आ रहा है सिमिली हमने यूज़ करनी है वो है सिन। नंबर सी वाले में हमारे पास जो सिमिली आएगी वो आएगी आ बी। नंबर डी में आएगा हमारे पास एन एरो। नंबर ई में हमारे पास आएगा रोज लीफ। और नंबर एफ में आ रहा है हमारे पास वेपिंग बिलो। नंबर जी में हमारे पास आ रहा है जी वाइल्ड फायर। और नंबर एच में हमारे पास आ रहा है जी आ लैम्प। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस के एंड पे जो सिमिलीज आती हैं वो मैंने आपके लिए रीड आउट कर दी हैं, क्योंकि ये तमाम जो एक्सरसाइज हैं आपके नोट्स पे गिवन भी हैं, तो आप इनको वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो दूसरा टॉपिक है सिमिलीज के बाद वो आ रहा है हमारे पास मेटाफर्स। मेटाफर्स है कि जो हैव जस्ट रीड अबाउट सिमिलीज। हमने सिमिलीज के बारे में डिस्कस किया कि हम जब चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं तो हम सिमिलीज का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर हमने पढ़ा एज मैट ऐसा हैटर, इतना पागल जैसा कि टोपियाँ बेचने वाला। तो हमने एक मैट को हैटर से मिला दिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिमिलीज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, When we say that something is like something else, we are using similes. हम जब ये कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह है तो हम सिमिली यूज़ करते हैं। When we make a comparison, जब हमने कंपेयर करना होता है, we sometimes do not say that sometimes is like another thing, but that it is that other thing. वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को तो हम ये नहीं कहते कि ये जो कंपेयर वाली चीज़ है वो उसकी तरह है, बल्कि हम ये कह देते हैं कि ये कंपेयर्ड चीज़ वही है जो दूसरी चीज़ मौजूद है। इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी यूज़ मैनी कंपेरिजन्स ऑफ दिस काइंड, कि हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के बहुत सारे कंपेरिजन्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी माइट से माय फ्रेंड विल नेवर गिव इन, ही हैज़ एन आयरन विल। मतलब कि विल होता है विल उसकी पावर को भी कह सकते हैं,
हम उसके डिटर्मिनेशन को भी कह सकते हैं, मीन उसका जो पुख्ता अज़म या इरादा है उसको भी हम कह सकते हैं। मीन्स कि मेरा फ्रेंड किसी भी चीज़ को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी जो विल है या जो उसकी पावर है वो स्ट्रॉन्ग है, वो आयरन जैसी है। ठीक है, ही हैज़ एन आयरन विल, उसकी आयरन की जैसी विल है। We use the word iron to describe the person's will, but we know that his will is not really made of iron. हमने उस पर्सनस की विल को बताने के लिए वर्ड आयरन को यूज़ किया, लेकिन हम रियलिटी में जानते हैं कि उसकी जो विल है वो आयरन से मेड अप नहीं हुई। इट इज़ एज हार्ड एज आयरन, वो इतनी सख्त है जितनी कि आयरन होता है, जितना कि लोहा होता है। We sometimes call a camel the ship of desert. वो कहते हैं कि हम बाज़ औक़ात कैमल को सहरा की जो कश्ती है वो कहते हैं, कि सहरा में चलने वाली कश्ती कहते हैं। वी नाउ दैट ऑल्दो अ डेज़र्ट इज़ नॉट अ सी, वो कहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि जो डेज़र्ट है वो सी नहीं है। जैसे दरिया में कश्ती तैरती है, इसी तरह हम कहते हैं कि जो कैमल है वो सहरा में बहुत तेज़ी से चलता है, तो हम कैमल को शिप ऑफ द डेज़र्ट कहते हैं। लेकिन हम रियलिटी में ये जानते हैं कि जो डेज़र्ट है वो समंदर नहीं है। देयर आर सम सिमिलैरिटीज़, इनमें कुछ आपस में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, अ डेजर्ट इज़ लॉनली एंड फ्लैट, सो इज़ द सी, जो डेजर्ट है वो सी की तरह फ्लैट और लॉनली जगह है। वी देयर फॉर कंपेयर अ कैमल टू अ शिप ऑन द सी, जैसे कि हम डेजर्ट और सी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी तरह हम शिप और कैमल को भी आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। कहते हैं कि जब हम इस तरह का कंपेरिजन करते हैं, मीन कंपेरिजन ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड मेटाफर्स, कि जब हमने कैमल को ये क्वालिटीज़ दे दी हैं कि वो सहरा की क्या है, शिप है, तो हम और उसके बाद हम जब इस तरह के कंपैरिजन हम यूज़ करते हैं तो ऐसे कंपैरिजन को हम मेटाफर्स कहते हैं। व्हेन वी से डैट समथिंग इज़ समथिंग, समथिंग इज़ समथिंग एल्स, वी आर सेड टू बी यूजिंग अ मेटाफर, कि जब हम एक चीज़ कह देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सिमिली में हम कहते हैं अली शेर की तरह है, अली शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, हम ये सिमिली यूज़ करते हैं कि अली शेर की तरह बहादुर है, जबकि हमने ये सिमिली यूज़ की कि अली को हमने शेर की क्वालिटीज़ दे दी। जबकि हम मेटाफर अगर यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अली एक शेर है, हमने अली को ही शेर बना दिया, उसको डायरेक्ट ही शेर वाली क्वालिटीज़ दे दी, उसको डायरेक्ट ही हमने शेर से कंपेयर कर दिया। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई आपको यहाँ तक? तो मेटाफर और सिमिली में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 1 और 2 सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में ये लिटरल यूज़ है। लिटरल यूज़ वो होता है कि जो उसका ज़ाहिरी मीनिंग है हमारे पास सामने नज़र आ रहा है, जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड 2 इज़ मेटाफोरिकल यूज़ ऑफ द सेम वे, और दूसरा जो है उसका वो सेम वर्ड, उसी वर्ड का मेटाफोरिकल मीनिंग है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। नंबर 1 सेंटेंस है हमारे पास, द मैनेजर ओपन्ड हिज रूम बाय टर्निंग द की इन द लॉक। यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड की है इसको हमने डिफरेंट 2 मीनिंग्स में यूज़ किया है। नंबर 1 तो हमने इसका लेटर यूज़ किया है कि मैनेजर ने अपने रूम को खोला लॉक में की को घुमाते हुए। द कमेटी मेट फॉर 2 आवर्स ट्राइंग टू फाइंड द की टू द प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए की को हमने मेटाफोरिकल सेंस में यूज़ किया है कि जो कमेटी है वो 2 आवर्स तक उनकी सीटिंग हुई और वो क्या कर रहे थे, एक प्रॉब्लम की सलूशन तलाश कर रहे थे। की का मतलब है किसी प्रॉब्लम की सलूशन तलाश कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मेटाफर डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आगे हमारे पास है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड यूजिंग ईच वर्ड लिटरली एंड मेटाफोरिकली। हमने हर वर्ड को लिटरली यूज़ करना है और मेटाफोरिकली यूज़ करना है। तो हमारे पास वर्ड्स हैं, मैं वर्ड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड आउट कर देती हूँ। इसके जो इनके जो यूजेस दिए गए हैं, इनकी जो इनके सेंटेंसेस में ये यूज़ हुए हुए हैं मेटाफोरिकली और लिटरली। इनके सेंटेंसेस अलग अलग आपके नोट्स पे बने हुए हैं। आपने इनके सेंटेंसेस अपने नोट्स से तैयार कर लेने और उनकी मीनिंग भी बहुत क्लियरली अंडरस्टूड हैं आपको। रूट, पेरेंट, आर्म्स, बैट, केज, स्टार एंड डॉक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप अपने नोट्स से तैयार करेंगे क्योंकि ये नोट्स से आपको नोट्स में आपके पास डिटेल में ये मौजूद है। नेक्स्ट आगे उन्होंने दिया हुआ है गिव मेटाफोरिकल यूजेस फॉर द वर्ड्स इन एनालिसिस। कुछ वर्ड्स आपको नीचे दिए गए हैं, इनके आपने मेटाफोरिकल यूजेस बताने हैं। फॉर एग्जांपल अ मैंस बॉडी, इसका ये लिटरल यूज़ है। ये लिटरल यूज़ में दिया हुआ है अ मैंस बॉडी। वर्ड्स आपको लिटरल यूज़ में दिए, आपने इनके मेटाफोरिकल यूज़ बताने हैं। इसका मेटाफोरिकल यूज़ है जी अ बॉडी ऑफ मैन, अ बॉडी ऑफ वाटर, अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, हेवनली बॉडीज़, सन, मून एक्सेट्रा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे नंबर कुछ 5 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि लिटरल मीनिंग्स में दिए गए हैं। आपने इनके मेटाफोरिकल मीनिंग्स या इनके मेटाफोरिकल यूजेस राइट डाउन करने हैं। अ मैंस नेक, अ सॉफ्ट पिलो, अ मैंस बैक, अ मैंस हार्ट, द ब्रांच ऑफ अ ट्री।
इनके जो मेटाफोरिकल यूजेस हैं वो आपके नोट्स पे गिवन है। आपने इनके मेटाफोरिकल यूजेस और आप मेटाफर्स में जो पार्ट नंबर 1 आ रहा है सेंटेंसेस और इसका पार्ट नंबर 2 ये आपने अपने नोट्स से तैयार कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हमारा जो सिलेबस है क्लास 7th का वो ख़त्म हो गया है और अब आपने अपने आज के लेक्चर को भी प्रिपेयर कर लेना है और उसके बाद आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है इसकी रिवीजन डायरी आपके नोट्स में मतलब कि फ़र्स्ट पेज पे आपकी गिवन है। तो आपने जो अपनी रिवीजन डायरी है वो दी गए शेड्यूल के मुताबिक अब अपनी रिवीजन डायरी को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।